अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम है। आज हम आपके सामने दर्जा नहुम की दरख्शा जो यानी हिस्सा अव्वल है और ये टेक्स्ट बुक 9वीं जमात के लिए ही है। उर्दू टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th यहाँ पर उर्दू में भी लिख दिया है। उर्दू की दरसी किताब 9वीं जमात के लिए है। इसको हम बाज़ाब्ता आपको समझा रहे हैं चैप्टर वाइज। आज हमारा चैप्टर है पूरे चांद की रात। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना हेडिंग है, कृष्ण चंद्र यहाँ राइटर का नाम है। पूरे चांद की रात यानी हम इस पूरे अफसाने को समझेंगे। चैप्टर है मुख्तसर अफसाना में पूरे चांद की रात। कृष्ण चंद्र का ये अफसाना है, बहुत बेहतरीन अफसाना है। आपको इससे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, अप्रैल का महीना था, मंथ याद रखिएगा, महीने अंग्रेजी महीना है ये अप्रैल। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खुनुकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। यहाँ पर है बर्फीली खुनुकी, तो बर्फीली आप जानते हैं आइसी को, स्नोई को जिसको आप बोलते हैं। अब उसके बाद है खुनुकी। खुनुकी कहते हैं सर्दी को, ठंडक को, जिसको आप शीतलता या फिर कोल्ड कह सकते हैं, कोल्डनेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी ठंडक जो बर्फ जैसी हो, यानी जिस सर्दी में आपको सर्दी तो हो लेकिन उसमें नाखुशगवारपन का एहसास न हो। अब दूसरा है लताफत। लताफत कहते ही हैं आप डेलिकेसी को, यानी एलिगेंस को कहते हैं। यानी आप ये समझिए उम्दगी है, नरमी, ताजगी, तरावत, रौनक, यानी कसाफत की ये जिद है, अपोजिट है। बुलंद व बाला तुंगों के नीचे मखमली दोब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। तुंगों कहते हैं पहाड़ी की चोटी को, जो पहाड़ की चोटी होती है, यानी द पीक ऑफ माउंटेन को आप तुंगों कहते हैं, तुंग कहते हैं। तो तुंगों के नीचे मखमली दोब, मखमली आप जान रहे हैं रेशमी, यानी छूने में नरमो मुलायम हो जो, बस उसी तरह से दोब घास को कहते हैं। तो पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े, और सफेद है तो उजला सफेद, यानी ये सफेद के लिए ये लफ्ज उमूमन रंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। सफेद का ही ये मुतरादिफ है। शायरी और अदबी या फारसी असर वाले उसलूब में सफेद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, कसरत से करते हैं। फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। ये खुले हुए नहीं है, ये खिले हुए है। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी दोब में जज्ब हो जाएंगे। तो दोब घास, अब यहाँ एक लफ्ज है जज्ब, कहते हैं अपने अंदर समो लेना, सोख लेना, अब्जॉर्व जिसको बोलते हैं उसको जज्ब बोलते हैं। और दोब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा। जब वो उसको सोख लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, रंग और गहरा हो जाएगा। यानी जो हरा है, सब्ज हरा को कहते हैं, वो जितना हरा है उससे ज्यादा हो जाएगा। और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पखराज की तरह, ये पेपर जबर है, पखराज है, पखराज की तरह, जिसको आप कहते हैं पुष्पराग, यानी टॉपेज इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको अगर कहें तो एक खूबसूरत और कीमती पत्थर का नाम होता है, वो जर्द या पीले रंग का नीलम की तरह होता है। नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे, नगीना कीमती जौहर आप जानते ही हैं। तो इस तरह से बादाम की शाखों पर जो वो बादाम आएगा वो पखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे। और नीलगू यानी नीले रंग का आसमान, पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा। उससे फिर क्या होगा कि जो बर्फ पड़ेगी, जो ओस होगा वो खत्म हो जाएगा। वो धुंध जो उसमें पड़ता है, कोहरा आप समझ सकते हैं, वो बुखारात यानी वो पानी जो सर्दी के मौसम में सुबह और रात को आमतौर पे आपको देखने को मिलता है। और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम, भेड़ों की जानी पहचानी बाआ से झनझना उठेगी। ये झुनझुना नहीं बल्कि झनझना है, आवाज से जो कंपन पैदा होता है उसको कहते हैं। और फिर इन बुलंद बाला तुंगों के नीचे चरवाहे,
भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। ये पहला पैराग्राफ है। यहाँ पर जो गफ ऊन यूज हुआ है ये एक तरह से मकामी उर्दू में, मकामी जुबान में या बोली में यूज करते हैं। यहाँ पर एक और लफ्ज है जो है पगडंडी। ये झील के पुल, झील आप जानते हैं, झील कहते हैं लेक को, जो समंदर से छोटा होता है। इसी तरह से पगडंडी, पगडंडी कहते हैं जो छोटी है, तंग रास्ता है, जो ज्यादातर पहाड़ों या जो देहाती एरिया होता है वहां पर, जिसको आप एक रास्ता यानी पैदल चलने वाला जिसको यूज करता है, इस्तेमाल करता है। जैसे कि आप सड़कों के बीच में भी अब पगडंडियां बनाई जा रही हैं जिसमें पेड़ पौधे वगैरह लगा देते हैं। तो ये है। खाक कहते हैं मिट्टी को और मुलायम नर्म को कहते हैं। भेड़ एक जानवर का नाम है, तो उसकी आवाजों से झनझना उठेगी और फिर वहां पर जो बुलंदोबाला तुंग या पहाड़ी चोटियां हैं उसके पास जो चरवाहे आएंगे उनके जिस्मों से वो क्या करेंगे कि जो ऊन उसके बदन पर है उसको वो काटता जाएगा और वो अपने धुन में रहेगा, यानी वो अपना गीत गाता जाएगा। गफ ऊन आप समझ लीजिए, ये आम उर्दू में मारूफ नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में गफ का मतलब है कि कोई घनी चीज यानी तहदार चीज, मोटी चीज, और ऊन तो वही रेशम जिसको आप कहते हैं वो रेशम है। तो गफ ऊन यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ जो मंजरकशी आपको देखने को मिल रही है, आमतौर पे आप ये समझ सकते हैं कृष्णचंद्र ने पूरे चांद की रात का इब्तिदाइया ही अप्रैल के महीने से किया है और उनकी ये बहुत खूबसूरत मंजरकशी है और इसी से उन्होंने अफसाने में जान डाल दी है। सर्दी से गर्मी की तरफ अभी बढ़ ही रहा है ये अप्रैल के महीने में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बाहर की लताफत, मखमली दोब, हरे हरे बादाम, भेड़ों की आवाज, और इसका मरकज असल में है तुंगों को इन्होंने, जो बुलंदोबाला है, पहाड़ की जो चोटियां हैं उसको मरकज में रख करके और चरवाहे के को ला करके उन्होंने एक तरह से मंजरकशी करके अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस अफसाने को पढ़ते वक्त कश्मीर की हसीन और रंगीन और खूबसूरत सरजमीन का तस्वुर ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। उसके बाद है कि लेकिन अभी अप्रैल का महीना था, अभी तुंगों पर पत्तियां न फूटी थीं। जो अप्रैल का महीना जो शुरू हुआ है, ऊपर मैं कहा कि अप्रैल का महीना था और वो अभी चल ही रहा है। जो तुंग है यानी पहाड़ की चोटियां हैं उस पर पत्तियां यानी उसके जो पौधे निकलते हैं वो निकले नहीं थे उस पर। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था, जो पहाड़ है उस पर बर्फ अभी भी जमी हुई थी। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा न था। यहाँ पर आप देखिए जो कश्मीर का जो वादी है उसमें उन्होंने तुंगों को मरकज में रखा है। उस तुंग को मरकज में रखने के बाद एक मंजरकशी पहले पैराग्राफ में किया है, जबकि दूसरे पैराग्राफ में उस मंजरकशी की मजीद उसमें इजाफा कर रहा है, कह रहा है कि वो अभी भी बरकरार है वो महीना, लेकिन आपको जो तुंग बताया है हमने उस पर अभी पत्तियां नहीं फूटी थीं और पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा अब भी मौजूद था और जो पगडंडी का सीना था वो भेड़ों की आवाज से गूंजा नहीं था। यानी अभी भेड़ वहां पर, बकरियां वहां पर चरने नहीं आई थी, उस पर चरवाहे का गुजर नहीं हुआ था। अभी सेमल की झील, ये सेमल एक नाम है किसका, झील का, और जो कश्मीर में है। आप इस चीज को समझिए कि लेक ऑफ सेमल ट्री है। असल में ये सेमल एक पेड़ का नाम है, ये एक दरख्त है जिसे बायोमेक्स सेबा भी कहा जाता है। ये दरख्त लंबा चौड़ा सुर्ख फूलों वाला नर्म रुई जैसी गूदे वाला होता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि अभी सेमल के झील पर कमल के चराग रोशन न हुए थे। यानी कमल जो एक फूल है
वो अभी उस पर आया नहीं था। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम जिसको आप क्यूटनेस कहते हैं, जिसका कोई गुनाह न हो, और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। ये भी खिलना है, खुलना नहीं, खिल जाएंगे। बेलौस, और बेलौस कहते हैं बेगरज को, बेफायदा को, जिसके पीछे कोई मकसद यानी कोई मनफात आदमी का न हो, उसको कहते हैं हम बेलौस। तो ये है बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। यहाँ याद रखिएगा कि पुल के किनारे किस चीज का पेड़ है, तो वो बादाम के पेड़ हैं, और उस पर उसके शाखों पर शगुफे कहते हैं फूल को, यानी वो कली को जो अभी खिला न हो, चमकने लगे थे। अप्रैल में जमिस्तां कहते हैं सर्दी को। ये फारसी वर्ड है कि आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं, यानी जागने का यहाँ मतलब ये है कि जब वो फूल खिलते हैं, और आखिरी शब्द यानी रात में, अप्रैल का यानी सबसे आखिरी तारीख को, लास्ट रात को, जब वो बादाम के फूल खिलते हैं, जागते हैं, और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियां तैराते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, वो वर्ड है नकीब। यानी नकीब समझ सकते हैं जो किसी कारवां या तहरीक की पेशकदमी करे, रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर, चीफ, और यहाँ पर आप इसका कह सकते हैं अनाउंसर। नकीब यहाँ पर एक ही वर्ड याद रखिए, अनाउंसर, यानी बहार के अनाउंसर बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं। फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सा वो लर्जा बहार की आमद के मुंतजिर हैं। अब यहाँ फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे कहा है, और शिकारे कहते हैं एक खास किस्म की कश्ती जो कश्मीर के झीलों में इस्तेमाल की जाती है, उसी को शिकारे कहते हैं। तो आप ये इसको समझिए कि कश्ती यानी छोटे छोटे वो कश्ती की तरह हो जाते हैं फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे। जो फूल टूटता है उस पेड़ से, बादाम के पेड़ों से, और वो पानी पर गिरता है, और वो फिर क्या करता है, तैरने लगता है। तो उसको इन्होंने शिकारे से तशबीह दी है कि सतह आब मतलब पानी के ऊपर ही, पानी आप कहते हैं पानी को, रक्सा कहते हैं नाच को, ये रक्स से बना है। इसी तरह से लर्जा कहते हैं कांपने को, और ये लरजना से ये वर्ड बनाया है। बहार की आमद कहते हैं आने को, आमद के मुंतजिर है, मुंतजिर इंतजार करने वाले को कहते हैं। इस तरह से आप इस पैराग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो पहला पैराग्राफ था जिस पर उन्होंने जिस तरह की उम्मीदें लगाई थी, जिस तरह की एक मंजरकशी थी, जो चीजें वहां पर होने वाली थी अप्रैल के बाद, यानी सर्दी के खत्म होते ही गर्मी के आने से पहले पहले, उन चीजों की यहाँ पर वजाहत की है। अभी ऐसा हुआ नहीं था बल्कि ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर जो वो मंजरकशी करने के बाद यहाँ से अब शुरू होगा असल कहानी। तो कहानी क्या शुरू हो रही है, कह रहा है कि पुल के जंगले के सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। अभी यहाँ पर बताया ना कि पुल है और पुल के आसपास कितनी चीजें हैं, वो एक तरह से मंजर आप याद रखिए। पुल कहते ही हैं ब्रिज को, पानी के ऊपर जो बनाई जाती है गुजरने के लिए, उसी को पुल कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पुल के जंगले, और जंगला किसको कहते हैं, आप रेलिंग समझ सकते हैं, फेंस समझ सकते हैं, जो रेलिंग दी जाती है जिसको पकड़ कर लोग चलते हैं, वो धाती या लकड़ी का बना हिफाजती किनारा होता है जो पुल या सीढ़ियों के किनारे आमतौर पर हम लगाते हैं। तो जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था, उसको पकड़कर हम वहां पर बहुत देर से रुके हुए थे। कितने देर, कह रहे हैं कि सहपहर खत्म हो गई। सहपहर का है, आमतौर पे आप समझ सकते हैं कि दिन का 3/3 हिस्सा गुजर जाए। सह कहते हैं 3 को और पहर कहते हैं कि टाइम।
तो ये 3 पहर जो हिस्सा गुजरता है उसको सहपहर कहते हैं, वो खत्म हो गई थी, शाम आ गई। यानी अब एक तरह से 4 बजे का टाइम भी खत्म हो करके बिल्कुल अंधेरा सा छाने लगा था। तो उस समय को आप जहन में रखिए कि झील वुलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। तो कह रहे हैं झील वुलर, ये वुलर भी एक झील का नाम है, एक लेक का नाम है। वहां पर जो बोट जाती थी, हाउस बोट ये बहुत ही इजी वर्ड है, एक तरह से मुरक्कब लफ्ज भी है। इससे मतलब ये कि वो कश्ती जो रहने के काबिल हो, यानी जिसमें घर की तरह सहूलतें होती हैं, जो एक तरह घर नुमा होता है, तो उसको हम कहते हैं हाउस बोट। यानी वो कश्ती क्या कहते थे, पुल की संगलाखी, और संगलाखी किसको कहते हैं, पथरीली जमीन को। तो यहाँ पर इससे मतलब है कि दुश्वार मुश्किल मेहराबों से गुजर करके जो वो रास्ते थे उसको पार करके बीच से गुजर गए थे। और अब वो उफुक की जमा पूछते हैं आफाक होती है, और इसका मतलब है किनारा। उफुक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। कौन से, ये हाउस बोट। तो इस तरह से उस चीज को कहा कि वक्त गुजरता चला जा रहा था, वो बिल्कुल निढाल हो चुका था। शाम का किरमिजी, ये किरमिजी पढ़िए, काफ के नीचे जेर और मीम के नीचे जेर, किरमिजी रंग। और किरमिजी जो वर्ड है तो इसका मतलब होता है गहरा सुर्ख, लाल रंग। यानी आप समझिए कि खून जिस तरह से लाल होता है उसी तरह से क्रिम्सन। और ये किसी चीज की जमालियात को खूबसूरती में बहुत जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए बोला जाता है ये वर्ड। किरमिजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया। यानी ये कह रहे हैं कि जब शाम होती है तो आप देखते हैं कि लाल रंग आसमान के किनारे पर उफुक में फैल जाता है, और वो चारों तरफ वो हमको दिखता है। जिधर सूरज गुरूब होता है उधर वो आपको दिखता है। तो और किरमिजी से सुरमई, अब ये रंग जो है धीरे धीरे शाम को बता रहे हैं कि वो जब शाम होती जाएगी वो किस किस तरह से तब्दील होता है। तो किरमिजी रंग यानी लाल रंग से सुरमई रंग की तरफ, यानी जो कालापन होता है उसकी तरह हो रहा था, और सुरमई से सियाह होता गया। सियाह कहते हैं काला को, ब्लैक को, ये बिल्कुल सियाह हो गया था। हत्ता के मतलब यहाँ तक के बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई। जो वहां पर जो पगडंडी था जिस पर लोग चलते थे, वहां पर आने जाने वाले लोगों की वजह से वो एक तरह से महसूस होता था कि अभी भी यहाँ पर लोग चलने वाले हैं। लेकिन अब जब चलने वाले बंद हो जाएंगे तो उस पर एक तरह से सन्नाटा छा जाएगा। तो कह रहे हैं उसी चीज को बता रहे हैं कि पेड़ों की कतार लाइन को कहते हैं कि ओट में पगडंडी भी सो गई। वो भी लगा कि अब यहाँ पर चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि रात हो रही थी। और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। जब रात होती है तो एक तारा जो है आसमान में नुमूदार होता है, निकलता है। तो उसी को बता रहे हैं कि सन्नाटे में एक तारा फिर निकला, और क्या हुआ, हवा की खुनुकी तेज तर हो गई। यानी वो जो ठंड हवा थी वो थोड़ी सी तेज हो गई, और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए। लम्स कहते हैं छूने को, टच करने को। अब उसके बाद एक तरह से यहाँ पर आपने देखा कि एक शख्स है जो इसका इंतजार कर रहा है बहुत देर से, और इस देर में हुआ क्या क्या, यानी एक टाइम से सहपहर से इंतजार करता हुआ शाम हो गई, और शाम भी में भी क्या हुआ, तारा निकला। फिर तारा निकलने के बाद कह रहे हैं और फिर चांद निकल आया। अब गोया कि अच्छी खासी यानी रात हो रही है, होने को है, चांद निकल चुका है, और फिर वो आ गई। अब यहाँ मैं और वो की जो बात चल रही थी, यहाँ से कहानी मैं जो आपको बताया कि इस पैराग्राफ से शुरू हो रहा है, तो वहां पर उन्होंने वो इंतजार कर रहा था, जिसका इंतजार कर रहा था उसके बारे में यहाँ बताया कि वो आ गई। और ये कहानी जो है वाहिद मुतकल्लिम में है। तेज तेज कदमों से चलती हुई, कौन, ये जो बताया उन्होंने कि चांद निकल आया, फिर वो आई। तो कह रहे हैं कि वो कैसे आई,
तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वो मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, क्या कहा? हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ, यानी मेरे कांधे को, शाना कहते हैं कांधे को, मोंढा को। उन्होंने उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया, कांधे पर रखा, और उसके गहरे स्याह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, फिर जब वो इस तरह से रखा तो फिर हमने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा कि सहपहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सहपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और इंतजार प्रतीक्षा को कहते हैं। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है ये। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया, दूसरे कंधे पर भी उसने हाथ रख दिया, और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कांधे पर सो रही हो, उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे, क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जू, ये नाम याद रखिएगा, किसका नाम लिया है? सहेली रज्जू के घर सोना है। सोना नहीं है, जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की, यानी पहले कलियों की, फूलों की खुशी में हम सब सहेलियां कहते हैं फ्रेंड्स को, दोस्त को, रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सहपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की। ये उधर नहीं, इधर है, सहपहर से, यानी वो जो कह रहा है कि मैं सहपहर से इंतजार कर रहा हूं, और ये सहपहर से इधर आने की वो तैयारी कर रही थी। तो उसके बारे में कह रहे हैं, क्यों जो है अब तक हम नहीं आ सके थे, उसकी वजह भी आप यहाँ पर जान लीजिए। लेकिन धान साफ करना था, और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था। इसका मतलब ये जो कह रहा है कि ये जोड़ा, यानी जो वो पहनी हुई है उस जोड़े की बात कर रही है, कल इसको धोया था और वो अभी तक सूखा नहीं था। सुखाने के लिए क्या किया? इसे आग पर सुखाया, और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी। मैंने इसको सुखाया। फिर एक वजह और बता रही करें कि जो हमारी मदर थी वो भी जंगल से लकड़ी चुनने गई थी, वो अभी आई न थी, वो देर से आई। और जब तक वो ना आती, वो उसके आने के बाद ही हम क्या क्या कर सकते थे, वो ना आती, मैं मकई के भुट्टे और खुश्क खुबानियां और जरदालू तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। मकई के भुट्टे आप जान रहे हैं, खुश्क खुबानियां, खुश्क कहते हैं सूखे को, खुबानियां एक किस्म के जो है जर्द आलू ही होते हैं। तो उसको बताया यहाँ पर कि खुबानियां जरदालू तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ, देखो ये सब कुछ लाई हूं तुम्हारे लिए। वहां जो उसके पास है वो सब है, जिन जिन चीजों का उन्होंने नाम लिया है। हाय तुम तो सचमुच खफा खड़े हो, खफा कहते हैं नाराज को। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूं, आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी हुई किश्ती खोलें और झील की सैर करें, इस पर तफरीह करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था। और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ किश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीला कहते ही हैं येलो को, तो कह रहे हैं कि पीले शगुफों का मसरत भरा त्योहार है। आज ये खुशी का त्योहार है, किसके लिए? पीले जो शगुफे, जो कलियां खिली हैं उसके लिए। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन, अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है। फरेब ये मन में वो सोच रहा है, और फरेब कहते हैं धोखा,
क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफेद, सफेद अभी हमने बताया ऊपर कि सफेद को ही कहते हैं। ये खुनक भी पढ़ते हैं और खुनुक भी पढ़ते हैं। जो खुनुक ये ज्यादा मारूफ है, ठंड। खुनुक शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए थे। यानी जो रुई का गोला आप देखते हैं उसको रुई का गाल ही कहते हैं। तो उसी तरह से कह रहे बर्फ के गाल, तो यानी जो बर्फ की तह बतह परत जो जमी होती है उसी को बता रहे हैं कि शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं, वो उभर आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी है। सत कहते हैं सात को, और ये मोती उसमें जोड़ दिया है कि मोती यानी सतलड़ी का मतलब हुआ कि 7 मोतियों की पिरोई हुए एक माला। सतलड़ी देखी, ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, क्या कहा कि तू आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले से कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे। ये खुलेंगे नहीं, गीत खिलना ही होता है, तो गीत खिलेंगे। जैसे चांदनी रात में जाफरान के फूल खिलते हैं, ये सुर्ख सतलड़ियां पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा, फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सिरा हो उठी। यानी बुलबुल भी गाने गुनगुनाने लगी और बोल पड़ी और किश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे। और तुंगों के परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। कहाँ पर? यानी बस्ती में गीतों की यानी धीरे धीरे, मध्यम कहते हैं बहुत कमजोर, आहिस्ता आहिस्ता सदा आवाज वो ऊपर उठी। कहाँ पर? तुंगों के परे, यानी तुंगों परे कहते हैं पीछे, यानी वो चोटी जो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी के पीछे जो बस्ती आबाद थी वहां पर गीतों की आवाज शुरू हुई। तो गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाजें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं छतों से और जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं। ये सब कुछ जो है एक मंजर खींच करके बता रहा है कि उस वक्त का माहौल कैसा था। उन सारी चीजों ने हमारी इस रंगीनियत को, हमारे रोमान को कितना सुंदर और खूबसूरत बनाया हुआ था। और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नर्म नमकीन और लतीफ जायका, जायका कहते हैं मजा को, टेस्ट को, और पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन। जोबन किसको कहते हैं? ये उम्दा को कहते हैं। जो ऊपर भी वर्ड आया है उम्दगी वही है। बहार आफरी जोबन, मेरा गुस्सा धुल गया। इन सारी चीजों को जब उसने दिखाया और बताया, वजह बताई, तो मेरा गुस्सा थोड़ा सा खत्म हुआ है। गुस्सा धुलना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब हुआ गुस्सा खत्म होना। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसने कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार खत्म हो गई। यानी बादाम के जो दरख्त वहां पुल के किनारे किनारे लगे हुए थे वो कतार खत्म हो गई। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे, मेंढक और झेंगर और मेंढे। उनकी बेहंगम सदाओं का शोर, बेहंगम सदाओं का शोर मतलब बेतरतीब, बेढंगा, ऐसा शोर शराबा जो बदनज़मी वाला है। वो सदा यानी आवाज जो आ रही थी भी एक नगमा बन गया था, बल्कि वो भी एक हमारे लिए सॉन्ग बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की किश्ती खड़ी थी। ख्वाबनाक यहाँ पर यूज किया है। ख्वाबनाक मतलब नींद में डूबा हुआ, जिसको तखय्युल अंगेज कहते हैं, ख्याली कहते हैं। और सिम्फनी ये एक पूरी मौसीकाती इस्तिलाह है, ये टर्म है जो मगरिबी क्लासिकी मौसीकी में
एक खास तर्ज की, एक खास तरह की बड़ी और जामे मौसीकी की तरतीब को जाहिर करती है, ये उसको बताती है। ये एक टर्म है, इसको याद रखिए, ख्वाबनाक सिम्फनी। और ये म्यूजिक के लिए यूज करते हैं। के बीच में चांद की किश्ती खड़ी थी, गोया के चारों तरफ ये सारी चीजें जो है मिल करके उसके लिए ये सिम्फनी बना रही थी, म्यूजिक बना दी थी। वहां पर जो किश्ती खड़ी थी, साकिन चुपचाप बिल्कुल ठहरा हुआ मोहब्बत के इंतजार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतजिर, यानी इंतजार करने वाले, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतजिर, इंसान के इंसान को चाहने की आरजू की मुंतजिर, ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतजिर थी। मुक़द्दस पाकीज़ा को कहते हैं, और पाकीज़ा ये लम्स मिलन, यानी पाकीज़ा मिलन के इंतजार में ये पूरे चांद की रात और ये सारी चीजें जिसके बारे में कहा कि ये सारी चीजें मुंतजिर थी, वो खड़ी थी। अब पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है कि किश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी। वो किश्ती जिस पर चढ़ने के लिए लोग गए थे, तो वो कहाँ बंधी थी? खुबानी के एक पेड़ से, जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। ये खुबानी का पेड़ झील के किनारे उगा था, अभी बिल्कुल छोटा सा था। यहाँ से एक बात और समझाया जा रहा है कि कहानी जो चल रही थी, उस कहानी को इससे भी समझिए कि एक छोटा सा पेड़ आगे चल करके तनावर दरख्त बनेगा। यहाँ पर जमीन बहुत नर्म थी, कहाँ? जो झील के किनारे है वहां पर, और चांदनी की ओट से छनती हुई आ रही थी। क्या चीज? चांदनी वहां पर जो आ रही थी वो छन करके आ रही थी, और मेंढक होले होले गा रहे थे। होले होले का मतलब वही हुआ जो ऊपर आया कि मध्यम सदा, तो वो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते एक जिसमें कशिश होती है वैसे लय को होले होले बोलते हैं। और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था। वो पानी जो हिलता है और हिलने के बाद जो टकराता है किनारे से, तो उसको कह रहे हैं कि वो किनारे को क्या कर रहा है? चूम रहा है, बोसा ले रहा है। और उसके चूमने की सदा, उसके टकराने की जो आवाज है, बार बार हमारे कानों में आ रही थी। झील की सतह पर लाखों कमल खिल गए थे। नर्म हवाओं के लतीफ झोंके यकायक, यानी अचानक बुलंद हो के सदा गीत गाने लगे। जो हवा जो है नरमी से चल रहे थे, वो एक बैक जो है क्या हो गए? बढ़ गए, और वो हमारे लिए गीत गाने लगे। और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ, और जमीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलकर नाचने लगे। फिर कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह। अभी जो शगुफा का वो यही है, कली, तो इसी की तरह वो फिर क्या हो गए? खिले हुए फूल वो सिमट गए, और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए, और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। यहाँ तक ये सब खत्म हो गया। अब वही मेंढक की आवाज थी, वही झील की नर्म नर्म बोसे, यानी वो पानी के टकरा कर किनारे को चूमने का मंजर सिर्फ बाकी रह गया। मैंने आहिस्ता से किश्ती खोली, वो किश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू, यानी वो जो उस पानी को काटते हैं जिससे, उसको चप्पू बोलते हैं, अपने हाथ में ले लिया, और किश्ती को खेकर, ये खेना, किश्ती खेना मतलब कश्ती को तैराने को खेना कहते हैं, खेकर झील के मरकज में ले गया, बीच में ले गया, जहां किश्ती आप ही आप खड़ी हो गई। अपने आप वहां किश्ती रुक गई और खड़ी हो गई। न इधर बहती थी और न उधर। मैंने चप्पू उठाकर किश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, यानी वो जो दिखाई थी कि मैं तुम्हारे लिए सब कैसे लाती, ये सब कुछ लाई हूं, तो पोटली में लाई थी, थैले में, तो वो खोली। उसमें से जरदालू निकाल कर मुझे दिए। सबसे पहले क्या खाए उसने? जरदालू खाए। खुद भी खाने लगी। जरदालू खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बहार के हैं। क्या चीज? वो जो जरदालू निकाला था वो क्या है? पिछले ही मर्तबे का था, पिछले साल का था।
मैं जरदालू खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम न थे, पिछली बहार में मैं न था, और जरदालू के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह जमीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और जरदालू के पेड़ फूलों से लदे फंदे थे, यानी भरे हुए थे। सरसब्ज जरदालू, सख्त खट्टे जरदालू जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और जुबान सी सी करती थी और नाक बहने लगती थी, इतने खट्टे थे ये जरदालू। खा के हमने खुश्क खूबानियां खाई। अब देखिए, जरदालू खाने के बाद दूसरी क्या चीज खाई? खूबानियां खाई। खूबानी पहले तो बहुत मीठे मालूम न होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद व शक्कर का मजा देने लगती। नर्म नर्म बहुत मीठी हैं ये, मैंने कहा। क्या चीज? ये खूबानियां बहुत नर्म है और मीठी। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकालकर मुझे दिया। खाओ, बादाम की तरह मीठा है, ऐसी खुबानियां मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, यह हमारे आंगन का पेड़ है, हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है। और आंगन में किस चीज का पेड़ है? खुबानी का, और वो एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी सुर्ख और मीठी खुबानियां होती हैं, यानी वो बहुत सुर्ख लाल होती है और मीठी होती हैं कि उसकी कि मैं क्या कहूँ, यानी उसके लिए तारीफ के लिए उसके पास अल्फाज नहीं है। जब खुबानियां पक जाती हैं तो मेरी सहेलियां इकट्ठी हो जाती है। उसकी खुबानी जब पकती है तो सब दोस्त उसके जमा होती हैं और खुबानियां खिलाने को कहती हैं पिछली बहार में। यानी ये हाल जो उन्होंने बयान किया पिछली बहार के थे, और वो जो लेकर के आई थी वो भी पिछली बहार की ही चीजें लेकर आई हैं। इस तरह से यहाँ पर आप एक पैराग्राफ खत्म करके दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें है कि और मैंने सोचा, पिछली बहार में मैं न था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक पत्तों से भर गया था, फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज और नुकीले फल लगे थे। अभी उन खुबानियों में गुठली पैदा हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। यानी ये खुबानी पिछली बहार में जब कच्चे होते थे तो उसका क्या करते थे ये लोग? चटनी बनाते थे और खाने के साथ खाते थे। पिछली बहार में मैं न था और इन खुबानियों में गुठलियां पैदा हो गई थीं और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नर्म नर्म बीज और अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। मात करना, हराना, ये मुहावरे के तौर पर यूज होता है। खुबानियां खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। यानी अब ये तीसरी चीज, सबसे पहले जरदालू खाई, उसके बाद जो है खुबानियां, उसके बाद मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सोंधी सोंधी खुशबू थी, यानी बहुत सोंधी सोंधी इसकी खुशबू थी मकई के भुट्टे के। सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और कुरकुरे, ये कुरकुरे है। कुरकुरे कहते ही हैं कुरकुरे दाने, ऐसे दाने जो चबाने में आवाज करें तेज कचकचाते हुए, जिसको आप खा करके लुत्फ अंदोज होते हैं, मजा लेते हैं। कुरकुरे दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरीं थे। कौन? ये मकई के भुट्टे। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा, यानी बहुत मीठे हैं। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे। पिछली फसल यानी पिछले जो है खेती हुई है, जो पिछले मौसम है उसके रखे हुए थे, घड़ों में छुपा के। किसमें? जो घड़ा है उसमें छुपा के। अम्मा की आंख से ओझल, ओझल छुपा के रखने को कहते हैं। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी, लाइनें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिन्हें मैं खाने लगा और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी मैं न था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, गोड़ी की थी, यानी उसको
पानी न भागे उसके लिए जो मिट्टी जमा करते हैं उसको कहते हैं गोड़ी। बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सरसब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे, जिनमें तूने नलाई की थी यानी नाली बनाई थी। वो फिर पौधे बड़े हो गए थे और हवा में झूमने लगे थे, और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं न था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्म नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं न था। धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेंके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं न था। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब ये पैराग्राफ तमाम हुआ। अगला पैराग्राफ है कि मैंने मसरत से उसकी तरफ देखा और कहा, खुशी से उसकी तरफ देखा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया, उसके होठों का गर्म गर्म नमनाक लम्स अभी तक उस भुट्टे पर था। उन्होंने जो खाया था उसकी गर्माहट वो महसूस कर रहा था जब उसके मुंह से उसको लगाया गया। कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है। अभी जो उम्र है, जो ये जो वाकया हुआ है, तो इस चीज को अब वो याद कर रहा, कह रहा है कि अभी हमारी उम्र तकरीबन 70 साल हो चुका है, हम 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू ही कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। यानी दोनों को इस तरह मिलाया कि और वो दोबारा पलटकर घर नहीं गई, वहीं रह गई, और हम मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, वहीं पर इधर से उधर करते रहे, दुनिया व माफिहा से बेखबर। यानी दुनिया व माफिहा का मतलब जो दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। ये एक तरह से आप कहिए कि वो वर्ड है जिसको फिक्रे बोलते हैं, उसके तौर पर यूज होता है। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया। वो नहीं गई तो हम घर खरीद लिए और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया। कहने कि वहां पर से किसी 1 महीने के बाद हम कहाँ गए? श्रीनगर गए, और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊंगा। हम ये बोल कर गए कि हम तीसरे दिन आ जाएंगे। तीसरे दिन में लौट आया तो क्या देखता हूं कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। अब उसके दिल के जो ख्यालात हैं वो यहाँ से जाहिर होंगे, वो यहाँ पर अपने दिल में बोलेगी। मन की बातें हैं जो यहाँ पर लिखा है कि वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुकमा डालते जाते थे। यानी जो खाना जो हाथ से खाते हैं उसको लुकमा बोलते हैं, तो वो डालते जाते थे और हंसते जाते थे। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मसरत में इस कदर महव थी। महव मतलब कहते हैं गुम होना, खो जाना। वो उसमें बहुत मुनहमिक थी कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है, उसका चाहने वाला है जब मैं न था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरियां होके रक्स करने लगेगी। फाहिशा कहते हैं जो बदकार हो, जो ऐसी औरत जो बहुत ज्यादा गलत करता हो, उसके लिए यूज करते हैं फाहिशा। और फहश कहते हैं गालम गलोच को, बदकार को, बुरा को। तो उसकी तरह से वो बेकाबू हो जाएगी। और उरियां कहते हैं नंगे को होकर रक्स करने लगेंगी, नाचने लगेगी।
आज तेरे घर में खजा आ गई है। दिल में ये सोच रहा है। खजा यानी बहार के बाद जो खजा होती है उसको कहते हैं खजा, जिसमें पत्ते पतझड़ का जिसको मौसम बोलते हैं, जैसे बहार के बाद आती है, अब तेरा यहाँ क्या काम। उन्होंने दिल में ये देखा और दिल में ये फैसला किया कि जब इस तरह गोया के खजा आ गई है तब यहाँ तुम्हारा क्या काम है, इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर इसी तरह वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट आया हूँ। कह रहे हैं कि अब उसकी उम्र कितनी हो गई थी, 70 साल। वो गया है और 48 साल के बाद वहीं पर आया था। कह रहे हैं कि मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां यानी उनकी जो बहू है और उनके बच्चे मेरे साथ हैं, यानी पोते पोतियां, और हम लोग सैर करते करते सेमल झील के किनारे आ निकले हैं। वो सेमल झील जो ऊपर में बोला गया कि सेमल झील पर वो दोपहर से इंतजार कर रहा था जंगले का सहारा लेकर। वहां पर वो निकल आया और अप्रैल का महीना है। वो भी महीना किसका है, अप्रैल ही का है। दोपहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और खुनक हवा में सफेद गोशों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। कह रहे हैं कि अब तो जो जाने पहचाने आवाज उस वक्त सुनाई दे रहे थे, अब ये ऐसा कुछ नहीं है। एक हसीन दोशीजा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई जाती यानी गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। गोया कि वो चीज उसको याद आ रही है। दूर पार तुंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद कहते हैं शौहर को आवाज दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाजा बंद होने की सदा आवाज आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। ये अब हो रहा है जो 48 साल बाद जब वापस आया है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई मांझी गा रहा होगा। मांझी कहते हैं जो उन परिंदों को पकड़ते हैं या फिर जो गाना गाते हैं उसको, और उसकी आवाज गूंजती गूंजती उफुक के उस पार गुम हो जाती है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। ये सारी चीजें वो देख रहा है। उसके बाद यकायक क्या क्या पुल पार के आगे बढ़ा। मेरे बेटे और उनकी बीवियां और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं, सब यानी छोटे छोटे गिरोह में बन करके चल रहे हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई, तल्ला भी खत्म हो गया, झील का किनारा है, अब बस झील का किनारा बचा है। ये खुबानी का दरख्त है जो हम बता रहे थे ऊपर कि खुबानी का दरख्त उस वक्त छोटा था, अब ये बड़ा हो गया, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर किश्ती, ये किश्ती है, मगर क्या ये वही किश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप कर देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा, देख लेने में हरज ही क्या है, क्या परेशानी है, देख लेंगे तो। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी यानी प्लेट में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठठक जाती है, वहीं पर सहम जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है, कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये मेरा घर है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं, मेरा है। कोई 48 बरस हुए यानी 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने चला आया, आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूं। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही यानी
मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गईं। उसने सांस जोर से अंदर को खींची, बोली, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ तकता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी, बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये उससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है, सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा खाविंद है, शश, इसे जगाओ नहीं, परसों से इसे बुखार आ रहा है, सोने दो इसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं। यहाँ पर अब एक पैराग्राफ खत्म हुआ, एक कहानी नई शुरू हुई है। मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा, सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा न खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी, बहुत यानी शोरगुल आवाजें थीं, भीड़ भड़ाका था। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए, आपस में उनके ताल्लुकात बहुत जल्द हो गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए, आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चले आए। बाहर आते ही झील के किनारे लोग दोनों पहुंच गए हैं। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया। कितने बरस? 6 बरस। और तुम उस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़्मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मगर तुम नहीं आए, और फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुरक्के, मुरक्का कहते हैं तस्वीरों की किताब, एल्बम को। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी जिंदगी बना ली है, इसकी सारी खुशियां और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है, और आज तुम भी आए हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था जिंदगी भर तुमसे नहीं मिलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूं तो रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। अब हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास वापस आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था, और वो चांद हैरत और मसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी की बड़ी अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। अजीम बड़े को कहते हैं। तुम दोनों पिछली बहार में न थे, वो बहार मैंने देखी। उससे अगली बहार में तुम न होगे, लेकिन जिंदगी भी होगी और मोहब्बत भी होगी, और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े,
क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहां किश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। जो हमने यहाँ पर पूरी कहानी पढ़ी है, इस कहानी का माहसल हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि बहुत शानदार कहानी है कृष्णचंद्र की। वो यहाँ पर समझिए कि ये अफसाना कश्मीर की हसीन और रंगीन सरजमीन की खूबसूरत दास्तान है। बतौर खुलासा इस चीज़ को आप जान लीजिए, इस अफसाने में बहारों की सरजमीन, कश्मीर की हसीन वादियों, पहाड़ों और झीलों का जिक्र है। फूलों, हसीन पौधों और खुबानी के दरख्तों के अलावा हरी भरी खुशनुमा घास और बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों की मंजर निगारी है। साथ ही दो मासूम दिलों की दर्द भरी एक दास्तान भी है। इस अफसाने को बयान करने वाला एक बूढ़ा शख्स है जो कभी एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की भी उसको बहुत चाहती थी, लेकिन एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और फिर 48 बरस के बाद उन दोनों की मुलाकात होती है। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली नजर में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते हैं, इसलिए कि दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे। लड़का दादा बन चुका था और कहानी की लड़की भी अपने नाती पोतों को खिला रही थी। बूढ़ी औरत जब अपने माजी के ख्वाबों के शहजादा बूढ़े मर्द को पहचान जाती है तो उससे अपनी दर्द भरी आवाज में ये कहती है, अब इतने बरस के बाद आए हो तो कोई कैसे पहचाने? मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आए? बूढ़ा मर्द जवाब देता है, मैं आया था मगर तुम्हें एक दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया। उस रोज तुम उसके साथ खाना खा रही थीं, एक ही रकाबी में। बूढ़ी औरत एकदम चुप हो जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर कहती है, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। कृष्णचंद्र ने इस अफसाने में कुदरती मनाजिर को बहुत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में पेश किया है। अल्फाज भी बहुत सादा और आम फहम इस्तेमाल किए गए हैं। अफसाने के आखिर में खुबानी का दूसरा दरख्त एक अलामत के तौर पर दिखाया गया है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिंदगी और मोहब्बत दोनों में एक तसलसल है, एक रवानी है। साथ ही ये भी कि एक चीज अगर गिर जाती है तो कोई दूसरी चीज फौरन उसकी जगह ले लेती है।